दोस्तों भारत में हर रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग ट्रेन में सफर करते हैं। हर नई लोकोमोटिव्स, हर नया कोच, हर नई रेलवे लाइन उसके पीछे सिर्फ एक कंपनी का पैसा लग रहा होता है और वो कंपनी है आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और दोस्तों इस कंपनी का प्रमोटर कोई और नहीं है, खुद भारत सरकार है। तो सोचिए, सरकार की गारंटी वाला स्टॉक्स निफ्टी 50 में लिस्टेड है, जीरो एनपीए है, फिर भी 229 के हाई से गिर करके 87 रुपए तक आ गया है। यानी कि 55% की गिरावट, करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आधा हो गया। तो सवाल जायज है दोस्तों, क्यों? क्या आईआरएफसी में कुछ गड़बड़ है? यह एक मौका है या यह कोई बिछाया हुआ एफआईआईज डीआईआईज का एक ट्रैप है या जाल है? तो आज दोस्तों सुपरकॉप इसी सवाल की जांच करेगा और एफआईआर अभी खोलते हैं आईआरएफसी की। तो दोस्तों दलाल स्ट्रीट के हेडक्वार्टर में आज एक बहुत ही अनयूजुअल केस दर्ज हो रहा है और आज का एक्यूज कोई लालची प्रमोटर नहीं है, आज का एक्यूज है एक सरकारी कंपनी। और सवाल यह है कि क्या सरकारी होना ही काफी है? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और इंडिया के वो रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने 150 से 229 पर इसे खरीदा था, आज वो रो रहे हैं। इसी सब्जेक्ट की अंडर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है दोस्तों। आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन सरकारी गारंटी के नाम पर इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करना, फंडामेंटल्स छुपा करके वैल्यूएशन बढ़ाना और फिर 55% गिर करके रिटेल इन्वेस्टर्स के पूरे पोर्टफोलियो को आधा कर देना। इसी सवालों की जांच इस एपिसोड में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो केस रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस एपिसोड का जो वर्डिक्ट होने वाला है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आईआरएफसी एक बहुत ही अलग तरीके की कंपनी है और उसे समझने के लिए सबसे पहले उसकी पूरी कहानी सुननी होगी आपको। तो जांच शुरू होती है। दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है, इंडियन रेलवे को नई ट्रेन चाहिए, नया स्टेशन चाहिए, नए ट्रैक्स चाहिए या रेलवे लाइन? यह सब बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी लाखों करोड़ रुपए। तो रेलवे यह पैसा कहाँ से लाती है? वो जगह एक है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यह कंपनी When रेलवेज का IRFC डेडिकेटेड lends पिगी money, बैंक it है goes दोस्तों। straight to the इसका एक Ministry ही of काम है, Railways. मार्केट से सस्ते रेट पर Because of this पैसा उठाओ और closed-loop इंडियन system, रेलवेज को दे दो। their आईआरएफसी बॉन्ड इशू करती है, बैंक से लोन लेती है, ओवरसीज मार्केट से फंड उठाती है और वो सब IRFC पैसा is a रेलवेज को mathematic लीज पर दे देती है। यह कंपनी दोस्तों 1986 में बनी थी, जब इंडिया के रेलवेज को मॉडर्नाइज करने की जरूरत महसूस हुई। आज 40 साल बाद दोस्तों यह 1,37,991 करोड़ की कंपनी है। और इसका प्रमोटर कौन है? भारत के राष्ट्रपति, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जरिए 86.36% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है इसका। मतलब यह कंपनी डूब नहीं सकती, क्योंकि अगर यह डूबी तो इंडियन रेलवे डूबेगी और इंडियन रेलवे डूबी तो भारत सरकार डूबेगी और आपको An पता है ये सब all-time high of इम्पॉसिबल है। तो फिर 229 सवाल यही है rupees, कि इतना सेफ कंपनी IRFC's का stock स्टॉक्स plummeted 55% to गिरा क्यों? 87 यही rupees. जांचने के लिए दोस्तों हम That is a इसकी बैलेंस शीट का 55% इंटरोगेशन drop करेंगे, in ठीक है? market value. और आईआरएफसी को Mil- गवाही देनी होगी, हर सवाल का जवाब देना होगा। पहला सवाल है, आईआरएफसी की कमाई कितनी है? जवाब है दोस्तों 26,672 करोड़ का रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट 7,007 करोड़ का। रुकिए, यह इंप्रेसिव तो लगता है, लेकिन सुपर कॉप का एक और सवाल है, यह प्रॉफिट कैसे आता है? आईआरएफसी का पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं दोस्तों। ये एकदम बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आईआरएफसी बाजार से 6% पे पैसा उठाती है और रेलवेज को 6.5% पे दे देती है। वही जो 0.5% का स्प्रेड है, यही आईआरएफसी की टोटल कमाई है। इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस मॉडल। प्रॉफिट गारंटीड है, लेकिन ग्रोथ जो है थोड़ा लिमिटेड है, स्लो है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रॉफिट बढ़ा है 1802 करोड़ रुपए का, यानी 10.52% ईयरली इसकी ग्रोथ है, लेकिन स्लो है, बहुत धीरे है। यह कोई 40-50% वाला प्रॉफिट स्टॉक्स नहीं है, यह एक स्टडी, प्रेडिक्टेबल, बोरिंग इनकम मशीन है। दोस्तों कंक्लूजन ये है कि कमाई तो है, कंसिस्टेंट भी है, रियल है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो नहीं है। एक्साइटिंग इसकी कमाई नहीं है, 10, 20, 50, 100% बढ़ रही है। तो अब दूसरे सवाल पर आते हैं, और दूसरा सवाल सुनने से पहले हार्ट अटैक मत ले लेना, इस सवाल को पूरा सुनना उसके बाद समझना। आईआरएफसी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 7.86। अगर यह रेशियो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसी ऑटो कंपनी का होता तो सुपरकॉप तुरंत अपना वर्डिक्ट दे देता कि अवॉइड करो, इससे दूर रहो। लेकिन आईआरएफसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ही नहीं, यह एक एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल ही यही है, पैसा उधार लो और पैसा उधार दो। जैसे एक बैंक का पीई होता है 10 से 12% होता है, हम उसे नॉर्मल मानते हैं, वैसे ही आईआरएफसी के लिए 7.86 का डीई यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के भीतर ही है जो उसका पीई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आईआरएफसी का बोरोवर कौन है, यानी कि इससे पैसा लेता कौन है? इंडियन रेलवे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। यानी कि डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो प्रैक्टिकली जीरो है, यानी कि डेप्ट तो अधिक है लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो गारंटर है वो खुद सरकार है। और सरकार तो ऐसा है नहीं कि गारंटी ले ली है तो फिर पैसा देगी नहीं, देगी ही देगी, क्योंकि उसी पूरे रेलवे को चलना है। तो दोस्तों अब तीसरे सवाल पे आते हैं कि क्या आईआरएफसी शेयर होल्डर्स का ख्याल रखती भी है या नहीं। दोस्तों आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.6%, ये 3 साल का एवरेज है।
बैंक एफडी से ज्यादा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक एनबीएफसी के लिए मॉडरेट है। लेकिन दोस्तों एक बात है जो आईआरएफसी को बाकियों से अलग बनाती है, वो है जीरो एनपीए, यानी कि एक भी पैसा बैड लोन नहीं। अब इतना समझिए ध्यान से कि ये कितना रेयर है। आज के सबसे बड़े बैंक्स जो हैं एसबीआई, पीएनबी, इनके भी एनपीएज हैं। एनपीएज क्या होते हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बैड लोन होते हैं। बैड लोन का मतलब होता है जो कंपनियां 90 दिन के बाद पैसे को नहीं चुका पाती हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई ने किसी को 1000 करोड़ रुपए उधार दे दिए, ठीक है, लोन के तौर पर। यदि वो 90 दिन के बाद नहीं चुका पाएंगे लोन एसबीआई को, तो एसबीआई का कितना नुकसान होगा, उसे ही कहते हैं बैड लोन, यानी कि लोन देकर के फंस गई कंपनियां। और आपको पता है आईआरएफसी के पास बिल्कुल एनपीए जीरो है। उसका सबसे बड़ा गारंटर है रेलवे मिनिस्ट्री के पास, और मिनिस्ट्री पैसा नहीं चुकाएगी, यह इंडिया में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। इसलिए जीरो एनपीए इसकी ताकत है। दोस्तों डिविडेंड इसका है 1.05 पर शेयर, लगभग 4.29% के बराबर है। एफडी से बेहतर है, पैसिव इनकम आती रहेगी। दोस्तों शेयर होल्डर का ख्याल जो है इसका एवरेज से बेहतर रख रहा है, डिविडेंड है, इसका बोनस है, सब कुछ ठीक है। अब चौथे सवाल पे आते हैं, प्रमोटर्स कौन है, भरोसेमंद हैं? दोस्तों आईआरएफसी का प्रमोटर है भारत के राष्ट्रपति, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जरिए 86.36% का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब बताइए क्या इससे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी प्रमोटर कोई हो सकता है? कोई प्लेजिंग नहीं, कोई इनसाइडर सेलिंग नहीं। गवर्नमेंट ने एक ओपीएस ऑफर फॉर सेल जरूर किया था 2% स्टेक के लिए, लेकिन वो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस का हिस्सा था। बाकी 86% गवर्नमेंट के पास इंटैक्ट है, यानी कि प्रमोटर्स पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो सीधे सीधे सरकार ही है। अब आ जाते हैं दोस्तों पांचवें सवाल के ऊपर। दोस्तों पांचवा सवाल है जो, यही वो सवाल है जिसकी वजह से आईआरएफसी का स्टॉक्स 55% गिरा। वो सवाल है वैल्यूएशन इसकी फेयर है या ओवर प्राइस्ड। 2023-24 में पीएसयू स्टॉक्स की एक बहुत बड़ी रैली आई। हर कोई पीएसयू स्टॉक्स खरीद रहा था। आईआरएफसी, हुडको, आरवीएनएल, इरेडा सब ऊपर जा रहे थे, और उस रैली में आईआरएफसी का स्टॉक्स 26 से उठ करके 229 तक चला गया, लगभग 781% का रिटर्न, वो भी 2 साल में। लेकिन क्या फंडामेंटल्स 781% ग्रो हुए थे? तो जवाब है दोस्तों नहीं। रेवेन्यू 10 से 12% आईआरएफसी का ग्रो होता है, प्रॉफिट 4 से 10% ग्रो होता है। तो स्टॉक्स 229 पर पहुंचकर यानी कि पीई जो है 40 प्लस हो गया था, जबकि आईआरएफसी का फेयर पीई होना चाहिए था 15 के 20 के बीच। दोस्तों मतलब कि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड था, बुरी तरीके से ओवर वैल्यूड। मार्केट में पैसा लगाया वो भी हाइप में, फंडामेंटल्स में नहीं, और जब हाइप उतरी 229 रुपए से 87 रुपए पे आ गया। अब करंट पीई है दोस्तों 19.31, जबकि 3 साल का एवरेज पीई है 17.44, यानी अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फेयर वैल्यू के करीब है, लेकिन अभी पूरी तरीके से चीप नहीं हुआ है। तो वैल्यूएशन बेटर देन बिफोर बट नॉट एट स्क्रीमिंग बाई। वैल्यूएशन दोस्तों बेहतरीन है, लेकिन अभी खरीदने के लिए चिल्ला नहीं रही है। दोस्तों चार्ट पे आईआरएफसी के जो फुटप्रिंट मिले हैं वो एक दर्दनाक कहानी बता रहे हैं। 52 हफ्तों में हाई रहा है 148.95 और लो रहा है 87 रुपए का। अभी स्टॉक्स है लगभग 103 से 106 के आसपास, अपने 52 वीक हाई से 31% नीचे, और अपने ऑल टाइम हाई से यानी कि 229 रुपए से 55% नीचे चल रहा है। चार्ट पर पहला इंपॉर्टेंट जोन जो है 87 रुपए से लेकर के 95 रुपए तक का एरिया आता है, और हमारा क्राइम सीन बाउंड्री है यही। यहाँ से स्टॉक्स ने ऑलरेडी एक बार बाउंस लिया हुआ है, यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सुपरकॉप कहता है कि यही वो फ्लोर है, जब तक यह फ्लोर नहीं टूटता तब तक स्टॉक्स टेक्निकली सेफ टेरिटरी में है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो दोस्तों 115 रुपए से लेकर के 125 रुपए के बीच में है। यह क्राइम सीन का सीलिंग है, यानी कि छत है। यहाँ से स्टॉक्स को बार बार सेलिंग प्रेशर मिली है, इसीलिए अगर स्टॉक्स इस जोन को ब्रेक करता है तो अगला टारगेट दोस्तों 148 रुपए हो सकता है। 200 डीएमए अब देख लेते हैं। 200 डीएमए हमारा सबसे बड़ा गवाह है। अभी आईआरएफसी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। यह टेक्निकली बियरिश सिग्नल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही है। 200 डीएमए के ऊपर जाना यह हमारी पहली कंफर्मेशन होगी कि स्टॉक्स रिकवर हो रहा है। आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई हमारा लाई डिटेक्टर है, अभी भी यह 40 से 45 की जोन में फंसा हुआ है। ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन वीक है, कमजोर है, बॉटम नजदीक है, इसलिए रिवर्सल भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं वॉल्यूम को। जब जब 80 से 90 के जोन पर स्टॉक्स आया है, वॉल्यूम स्पाइक्स आई है, यानी नीचे से खरीदारी हो रही है, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है शांति से, क्वाइटली। चार्ट कह रहा है दोस्तों कि स्टॉक्स बॉटम के करीब है, लेकिन रिवर्सल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पेशेंस बहुत जरूरी है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो दोस्तों 1 मिनट के लिए चार्ट्स और ये सारे नंबर्स को आप बंद कर दीजिए। मुझे पता है कि बहुत से लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आईआरएफसी को 150 रुपए में खरीदा था, 180 में खरीदा था, 200 रुपए में खरीदा था, और आज 103 या से लेकर के 105-6 के बीच देख करके आपका दिल टूट चुका है। लेकिन सुपरकॉप आपका दर्द समझता है। आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सच बोलूंगा। आईआरएफसी का स्टॉक्स नहीं गिरा है, आईआरएफसी की वैल्यूएशन गिरी है। कंपनी वही है, बिजनेस मॉडल भी वही है, गवर्नमेंट की गारंटी भी वही है, जीरो एनपीए भी वही है,
लेकिन जो गिरा है वो दोस्तों अनरियलिस्टिक हाइप था, जो था इरेशनल एम्बुरेंस, यानी कि इसे कहते हैं कि विवेकहीन जोश, यानी कि जोश तो है लेकिन बुद्धि ही नहीं, कहाँ लगाएं जोश। दोस्तों यह एक वित्तीय शब्द है, यानी कि जब निवेशक भावनाओं में बह करके शेयरों और कंपनियों को उसकी वास्तविक मूल्य से बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों एक बबल की तरीके से बढ़ाना, इरेशनल एम्बुरेंस। ठीक है, और यह लेसन सिर्फ आईआरएफसी का नहीं है, यह हर इन्वेस्टर की जिंदगी का भी लेसन यही है। जब भी मार्केट में हर तरफ एक ही स्टॉक्स की बात होने लगे, तब आप समझ जाइएगा कि जब यूट्यूब पर हर चैनल कहे कि इसे बाई करो, इसे बाई करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में टिप आने लग जाए, टेलीग्राम पर आने लग जाए, तो रुक जाइए और सोचिए। उसके बाद उस स्टॉक्स की फंडामेंटल्स को देखिए, क्योंकि हाइप कभी टिकता ही नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा सच बोलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, आज आप यहाँ हो, सुपर कप की एफआईआर पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप सीख रहे हो। और एक एजुकेटेड इन्वेस्टर्स कभी भी वो गलती को दोहराता नहीं है। ठीक है, यही है सुपर कप की मोडस ऑपरेंडी दोस्तों। मेक यू अ ट्रेडर, नॉट अ गैम्बलर, नॉट अ पैनिक सेलर। दोस्तों दलाल स्ट्रीट की अदालत में आईआरएफसी का केस सुना गया, सबूत देखे गए, इंटेरोगेशन कंप्लीट हुआ। अब फाइनल वर्डिक्ट सुनने का वक्त आ गया है, तो ध्यान से सुनिए। स्ट्रेंथ इसकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 86.36% की ओनरशिप, सबसे बड़ी गारंटी यही है। उसके बाद है जीरो एनपीए, एक भी पैसा बैड लोन नहीं, कभी नहीं। रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, हर क्वार्टर बढ़ ही रही है। डिविडेंड है दोस्तों, वो भी लगभग 4.2% के बराबर है, यानी कि एफडी से बेहतर पैसिव इनकम आती रहेगी। कंपनी को टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, जीरो टैक्स लाइबिलिटी है इसकी। कमजोरी है दोस्तों इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। रेवेन्यू 10-12% का है, प्रॉफिट 4 से 10%, आरओई सिर्फ 13.6%। बेहतर हो सकता था दोस्तों। इसकी एक कमजोरी यह भी है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि अगर बाजार में इंटरेस्ट के रेट बढ़ गए तो आईआरएफसी की जो बारोइंग है, यानी कि जो उधार लेने की क्षमता है, वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और मार्जिन जो है इनका वो स्क्वीज होगा, यानी कि स्टॉक्स अभी भी 200 डीएमए के नीचे है, टेक्निकली वीक है। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की। इंडिया का रेलवे बजट हर साल बढ़ रहा है, 2.62 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेलवे का बजट है। इसका मतलब कि आईआरएफसी को ज्यादा फंड्स डिप्लॉय करने का मौका है। महाजेनको को 1000 करोड़ रुपए लोन दिया है आईआरएफसी ने, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया है। रेलवे के अलावा भी अन्य कंपनियों को लोन दिया है इसने। अगर आईआरएफसी रेलवे के बाहर भी लैंड यानी कि उधार देने लग जाए तो दोस्तों इसकी ग्रोथ रेट है वो 2x हो सकती है। तो आने वाले रिजल्ट्स में दोस्तों इसके नंबर्स स्ट्रांग बन सकते हैं। अब खतरा क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और स्टेक्स बेच सकती है, जो स्टॉक्स पर डाउनवर्ड प्रेशर डालेगा। इंटरेस्ट रेट साइकिल, अगर एसबीआई रेट बढ़ाए तो आईआरएफसी की जो मार्जिन है वो स्क्वीज होगी। सिंगल कस्टमर रिस्क, सिर्फ रेलवेज पर निर्भर है। डाइवर्सिफिकेशन अभी उन्होंने शुरुआत किया है, यानी कि शुरुआती स्टेज में है। स्टॉक्स टेक्निकली अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, यही इसका रिस्क है। तो दोस्तों ये सब कुछ देखते हुए मेरा वर्डिक्ट साफ है, इसे वॉच लिस्ट में रखो, नजर बनाए रखो, लेकिन अभी हाथ मत डालो। यह एक फंडामेंटली सेफ कंपनी है, लेकिन अभी यह चीप नहीं हुई है, यानी कि पीई अभी भी 3 साल के एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है और 200 डीएम में रिकवरी कंफर्म नहीं हुई है दोस्तों। लेकिन अगर 90 से 95 की जोन पर स्टॉक्स दोबारा आए और Q4 का रिजल्ट इसका स्ट्रांग आए या इसके 200 डीएमए के ऊपर क्लोज करे, तो यह बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म एंट्री बन सकती है। यहाँ पर 2 प्राइस लेवल्स याद रखो दोस्तों आप। एंट्री जोन 90 से 100 के बीच, स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। हिस्टोरिकली यहाँ से बाइंग आती है। स्टैगर्ड एंट्री करो, यानी कि एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, थोड़ा सा 90 रुपए पर, थोड़ा सा 95 रुपए पर, थोड़ा सा 100 रुपए पर लगाओ। और स्टॉप लॉस का आइडिया दोस्तों 83 से 85 के नीचे वीकली यदि क्लोजिंग हो जा रही है, यानी कि स्टॉक्स यहाँ से नीचे गया तो सपोर्ट टूट गया, समझ लीजिए पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा और उस सिनेरियो में आपका रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना, आपको एजुकेट करना, आपको टिप और हाइप देना नहीं, इसलिए इन्वेस्ट करो एजुकेटेड होकर के। तो दोस्तों आज की एफआईआर यहीं कंप्लीट हुई। आईआरएफसी इन्वेस्टिगेट किया गया, नंबर्स इंटेरोगेट किए गए, चार्ट्स की गवाही सुनी गई और वर्डिक्ट दिया गया। आईआरएफसी एक बोरिंग स्टॉक्स है, लेकिन एक सेफ स्टॉक है। ये आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन सही एंट्री एक स्टडी डिविडेंड पेइंग गवर्नमेंट बैक्ड वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। ठीक है, और अगली एफआईआर दोस्तों एक ऐसा स्टॉक्स जो हर घर में है, जिसका प्रोडक्ट आपने आज भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जिसके नंबर्स में एक ऐसा ट्विस्ट है शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो बस नजर बनाए रखिए और एक सवाल अपना कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए कि आपने आईआरएफसी को कब और किस प्राइस पर खरीदा था और अब क्या प्लान है। और मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपको जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।